अगेन मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। कैसे किसी केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं और किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों आवश्यक है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास कंजर्व है। मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जैसे यही मार्कर है, जितना इसका मास है इसको हम कितना भी तोड़ फोड़ भी ब्रेक कर दें इसका मास वही रहेगा। बहुत होगा, इसको जला देंगे तो भी ऐश होगी, जो राख बनेगी वो सब चीजों को हम कंबाइन करेंगे तो इसका जो है मास कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होगा। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और इसीलिए केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी है। तो चलिए, हमने पहले से एक केमिकल इक्वेशन लिख रखा है और उसके लिए वर्ड इक्वेशन। तो वर्ड इक्वेशन आपका है, जिंक को रिएक्ट करा रहे हैं। जिंक देख पा रहे होंगे ना आपके सामने, ये जो लगा हुआ है जिंक मेटल है, ठीक है। जिंक को हम रिएक्ट करा रहे हैं किससे? सिल्वर नाइट्रेट से। और क्या फॉर्म हो रहा है? जिंक नाइट्रेट और सिल्वर, है ना। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इस वर्ड इक्वेशन के लिए हम लिखेंगे केमिकल इक्वेशन। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो अब ये तो है वर्ड इक्वेशन, अब हम इसके लिए केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। तो जिंक का जो सिंबल होता है वो होता है Zn। अभी तक ये क्या था? वर्ड इक्वेशन। अब इसी के लिए हम क्या राइट करने जा रहे हैं? केमिकल इक्वेशन। क्या राइट करेंगे? केमिकल इक्वेशन। तो देखिएगा यहाँ पे जिंक है, जिंक का जो सिंबल होता है जिंक का Zn प्लस सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला होता है AgNO3। Ag स्टैंड फॉर सिल्वर एंड NO3 स्टैंड फॉर नाइट्रेट। अब ये जिंक और सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट कर रहे हैं और किसको फॉर्म कर रहे हैं? यहाँ पे जिंक नाइट्रेट। तो जिंक नाइट्रेट का फार्मूला होता है ZnNO3 का होल ट्वाइस और प्लस सिल्वर, सिल्वर का Ag। तो हमने वर्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग केमिकल इक्वेशन लिख लिया है। अब हम इसे क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले हमें चेक कर लेते हैं कि ये इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। तो उसको चेक करने के लिए आप देखिए, जो इस साइड का पार्ट है, इस साइड वाले पार्ट को हम बोलते हैं रिएक्टेंट। जो स्टार्ट में लिए गए हैं LHS साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, इनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। और रिएक्टेंट्स जब रिएक्ट करते हैं, है ना, वो रिएक्ट करके जिसको फॉर्म करते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। यहाँ पे जो आपका बना हुआ है ये दोनों क्या हैं? प्रोडक्ट हैं। ये आपके क्या है? प्रोडक्ट्स हैं। आप चेक कैसे करते हैं? तो नंबर ऑफ एटम जितने रिएक्टेंट में हो, अगर उतने ही नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट में हैं तो आपका जो केमिकल इक्वेशन है वो पूरी तरीके से बैलेंस है। और अगर ऐसा नहीं है तो बैलेंस नहीं है, हमें बैलेंस करना होगा। तो चलिए चेक करते हैं। यहाँ देखिएगा, रिएक्टेंट में जिंक का 1 एटम है और प्रोडक्ट में भी जिंक का 1 ही एटम है, मीन्स जिंक बैलेंस है। सिल्वर पे आ जाइए। सिल्वर यहाँ पे Ag लिखा हुआ है, सिल्वर का 1 एटम है और इस साइड भी सिल्वर का 1 एटम है। अब नाइट्रोजन पे आ जाइए। नाइट्रोजन इस साइड देखिए केवल N लिखा हुआ है, मीन्स नाइट्रोजन का 1 एटम है। लेकिन इस साइड देखिएगा यहाँ पे लगा हुआ है NO3 का होल ट्वाइस, मीन्स यहाँ पे जो नाइट्रोजन है कितना है? 2 है, यहाँ पे 2N। तो इस साइड में रिएक्टेंट में ओनली 1 है और जो प्रोडक्ट उसमें कितने हैं? 2 हैं। तो इधर भी 2 होना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप देखना चाहेंगे तो इधर जो है ऑक्सीजन के 3 एटम हैं और इस साइड में अगर आप देखना चाहेंगे तो 3 2 जा 6। इधर कितने हैं? 6 एटम हैं। इधर 3 ही हैं, उधर 6 हैं। तो दोनों तरफ अगर बैलेंस करना होगा। ये अगर एक भी एटम इक्वल नहीं है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में आपस में इक्वल नहीं है, तो वो आपका रिएक्शन क्या होगा? उस रिएक्शन को हम बोलेंगे अनबैलेंस्ड और स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो जो आपका ये इक्वेशन है ये आपका क्या है? अनबैलेंस्ड और स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है इसको हम लिख भी देंगे, आप जानते भी रहिए। इस इक्वेशन को नीचे वाले को बोलेंगे अनबैलेंस्ड आर स्केलेटल, अनबैलेंस्ड आर स्केलेटल
केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो ये अनबैलेंस, अब इसी को क्या करना है, बैलेंस करना है। चलिए अब इसको हम बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए करना क्या होगा आपको, आप मान लीजिए स्टार्ट में हम सपोज कर लेते हैं कि जो जिंक है इसके जस्ट बगल में यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो अभी 1 है, तो हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पे जो जिंक है इसका m मोल लिया गया है। यहाँ पे हम स्मॉल लेटर रखेंगे, अल्फाबेट का स्मॉल m मान लेते हैं, इसको स्मॉल n मान लेंगे। आप ABCD भी मान सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम मान लेते हैं स्मॉल a है, स्मॉल b है, स्मॉल c है, स्मॉल d है, इसको भी मान के हम सॉल्व कर सकते हैं। या अल्फाबेट में ABCD में जो कोई भी लेटर आप लेना हो आप उनको ले लीजिए और यहाँ पे A B लिख दीजिए और ये किसको फॉर्म किए CD, इनके मोल लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम ये सपोज करेंगे, सपोज दैट यहाँ पे A एंड B मोल ऑफ जिंक एंड सिल्वर नाइट्रेट, जिंक एंड सिल्वर नाइट्रेट reacts and C and D, small c and D mole of ZnNO3 whole twice and Ag formed। हमने क्या सपोज किया, हमने ये सपोज कर लिया कि हमने जिंक का A मोल लिया है और सिल्वर नाइट्रेट का B मोल लिया है। इसके बाद जब ये दोनों रिएक्ट किए तो जिंक नाइट्रेट का आपका C मोल फॉर्म हुआ और सिल्वर का जो है वो D मोल फॉर्म हुआ। तो यहाँ तक आप नोट करिए, इसके आगे हम आपको बताते हैं। नोट हो गया है, देखिए थोड़ा सा गर्मी ज्यादा है इसलिए मुझे थोड़ा सा इधर होना पड़ा, एक्सक्यूज मी। तो चलिए अब हम इस रिएक्शन को कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे पहले उस रिएक्शन को हम ऐसे लिख देते हैं, जो रिएक्शन एबव में है Zn प्लस AgNO3 और यहाँ पे ये रिएक्ट करके चेंज हो रहे हैं, ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ag। हमने क्या मान रखा है, हमने मान रखा है कि हम जिंक और सिल्वर नाइट्रेट का A और B मोल लिए हैं। यहाँ पे जिंक के बगल में हम A लिख देते हैं और सिल्वर नाइट्रेट के बगल में B, क्योंकि हमने मान लिया कि ये A मोल है और ये कितना है, B मोल है। फिर यहाँ पे हमने लास्ट में माना कि जो आपका ये है C मोल है और ये D मोल है, ये कितना फॉर्म हो रहा है C और ये कितना फॉर्म हो रहा है D। आप आगे भी कोई और हो तो उसको E F G H मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप हो चुका और हम इस इक्वेशन को मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके जस्ट बाद बहुत सिंपल स्टेप है, आप लगे रहेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब कैलकुलेशन इसका करेंगे, किसका कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ एटम्स, कैलकुलेशन ऑफ एटम्स, एटम्स का हम करेंगे कैलकुलेशन। किन एटम्स का, जो रिएक्टेंट्स में पार्टिसिपेट किए हैं और जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट में कौन था, जिंक था, तो जिंक एटम के लिए चलेंगे, जिंक एटम का हम कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पे देखिएगा जिंक स्टार्ट में किसके साथ है, ए के साथ है, यहाँ लिखा ना Zn और उसके जस्ट बगल ए है, जिंक किसके साथ है, ए के साथ, जिंक के नीचे हम क्या लिखेंगे, ए, यहाँ पे Zn है और ए के साथ है, ए लिख दिया हमने। यहाँ कहीं जिंक है, अब रिएक्टेंट में तो नहीं है, प्रोडक्ट में जिंक है और जिंक किसके साथ है, सी के साथ है और अकेला है, अकेला है जिंक आपका, मतलब यहाँ पे जिंक केवल सी के साथ है, ऐसा नहीं कि Zn2 ऐसा कुछ है नहीं, केवल Zn ही लिखा है। जैसे यहाँ Zn था ए के साथ था, वैसे यहाँ भी Zn है सी के साथ है, ए इक्वल टू हम लिख देंगे सी। इसके बाद अब हम आते हैं सिल्वर पे, सिल्वर का कैलकुलेशन करेंगे। तो ये जो इक्वेशन बना है इक्वल टू सी, इसे हम सपोज कर लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। अब किसका कैलकुलेशन करेंगे हम, अब कैलकुलेशन करेंगे हम सिल्वर का। तो देखिएगा सिल्वर का
यहाँ पे रिएक्टेंट में सिल्वर किसके साथ है, तो रिएक्टेंट में सिल्वर आपका बी के साथ है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी इक्वल। अब यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट में किसके साथ है, डी के साथ है, प्रोडक्ट में किसके साथ है, डी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल टू डी। यहाँ पे ना एजी के बगल डी है, डी लिख दिए। यहाँ पे एजी के जस्ट बगल में क्या था, बी था, तो बी लिख दिए। यहाँ पे डी है, डी लिख दिए। अब हम किसका करेंगे, नाइट्रोजन का, और ये इक्वेशन फर्स्ट सेकंड, इसको हम सपोज कर लेते हैं इक्वेशन थर्ड। अब कैलकुलेशन हम किसका करेंगे, नेक्स्ट एटम है आपका नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के लिए कैलकुलेशन करते हैं। तो आप देखिएगा नाइट्रोजन यहाँ पे आपका किसके साथ है, यहाँ पे नाइट्रोजन है बी के साथ में, और केवल सिंगल एन है और सिंगल बी है, यहाँ पे केवल हम क्या लिख देंगे, बी, ठीक है। और इधर कहीं एन है नहीं, नाइट्रोजन के एटम अब नहीं, इस साइड में है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा कितने हैं नाइट्रोजन के एटम, ये 2 का मल्टीप्लीकेशन है इसके साथ, यहाँ पे होल ट्वाइस लगा है, मीन्स इस 2 का मल्टीप्लीकेशन n के साथ है। यहाँ पे n2 है, n कितने हैं, 2 हैं, और वो किसके साथ हैं, c के, तो 2n है। तो एक n था तो हमने केवल एक बार b लिखा, लेकिन यहाँ पे 2n है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, केवल c लिखेंगे नहीं, 2 टाइम n आ गया, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे 2c। अगेन यहाँ पे 2n है, तो यहाँ पे एक n के लिए एक c, अगले n के लिए एक c, तो कितने हो जाएंगे, 2c। अब क्या बचा आपका, अब बचा आपका ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन का भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिएगा ऑक्सीजन के लिए, तो ऑक्सीजन का यहाँ पे कितना एटम है, O3 लिखा हुआ है, मीन्स कितने एटम है, 3 एटम है, और 3 किसके साथ है, B के साथ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3B। जैसे यहाँ N2 था तो हमने लिखा 2C, C के साथ 2C, वैसे यहाँ पे O3 है और B के साथ है, यहाँ पे 3B। अब इस साइड आ जाइए, यहाँ पे देखिए अब कितने हैं, उधर 3 ही थे, इधर कितने हैं, 3 2 जा 6 हैं, तो अब 6 है किसके साथ है, 6 C के साथ, यहाँ पे हम लिख देंगे 6 क्या, C। अब ये आपका इक्वेशन थर्ड, ये वाला जो बना था इक्वेशन फोर्थ, और ये वाला बना था इक्वेशन 5, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या होगा, इतना तो कर ले, इक्वेशन तो बन गया। अब इन इक्वेशंस को हम सॉल्व करके ए बी सी डी की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, और जब ए बी सी डी की वैल्यू आ जाएगी तो उन ए बी सी डी की वैल्यूज को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, जिससे हमारा पूरा इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। अब ये इनको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे हम ए बी सी डी की वैल्यू को लाएंगे, वो बहुत सिंपल है, चलिए उसको भी आपको करके दिखाते हैं। तो अब अगला हमारा जो स्टेप होगा कैलकुलेशन ऑफ एटम्स के बाद, हम ये चेक करेंगे कि कौन सा यहाँ पे ए बी सी डी में कौन कितनी बार आया हुआ है। तो ए देखिए यहाँ पे अगला जो आपका ए है, ए यहाँ पे भी है और कहीं ए है, पूरे में नहीं है, मतलब सभी क्वेश्चन को देखेंगे, यहाँ ए केवल सेकंड में है और कहीं है नहीं है। ए कितने टाइम्स आया हुआ है, ए आपका आया हुआ है 1 टाइम, है ना, एक ही बार आया हुआ है। इसके बाद फिर हम देखेंगे किसको, सेकंड देखेंगे सी को, कि सी हमारा कितने टाइम आया हुआ है। तो सी यहाँ पे भी है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो टोटल अगर देखेंगे तो एक टाइम यहाँ पे आया हुआ है 2, यहाँ 2 और 1 3, 3 और 6 9, तो सी आपका कितने टाइम्स आया हुआ है, 9 टाइम्स, है ना। इसके बाद देखेंगे ए हो गया, सी हो गया, अब बी की बारी है। तो आप देखिए बी कितने टाइम है, बी यहाँ पे भी है, बी यहाँ पे भी है, बी यहाँ पे है, यहाँ पे 3 टाइम, 3 और 1 4 1 5, तो बी कितने टाइम से, बी आपका है 4 टाइम्स। अब इसके बाद बच रहा है डी, डी को भी देख लेते हैं। तो देखिएगा डी के लिए, डी यहाँ पे है, और इसके बाद ना शायद कहीं नहीं है, डी केवल एक जगह है, एक बार आया हुआ है, तो डी कितना टाइम आया हुआ है, 1 टाइम। ये कैलकुलेशन जब जैसे ही हो जाए, इसके बाद आपको क्या करना होगा, जो सबसे ज्यादा बार आया हुआ है उसको हमें 1 मान लेना है, 1 मान करके इक्वेशन में उसकी वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेना है। तो क्या करेंगे, कौन सबसे ज्यादा बार आया हुआ है, तो सी आया हुआ है 9 टाइम्स, इसी सी को हम 1 मान करके वैल्यू रख करके इन इक्वेशन में सॉल्व कर लेंगे। कभी कभी ऐसा होगा कि जैसे सी 9 टाइम आया, कोई और भी 9 टाइम आ गया, या 2 ऐसे हैं जो 4 टाइम आ गए, तो किसी एक को 1 मान लीजिए आप, कभी भी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन यहाँ मैक्सिमम सी आया 9 टाइम्स, सी को ही हम 1 मान के चलेंगे। तो यहाँ पे
हम मान लेंगे कि सब सी इक्वल टू कितना होगा 1। ऑन पुटिंग सी इक्वल टू 1 इन इक्वेशन सेकेंड। देखिए आप c इक्वल टू 1 यहाँ पे भी रख सकते थे, यहाँ पे रखेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे c इक्वल टू 1 ये भी b की वैल्यू आएगी, तो यहाँ रखेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी और यहाँ रखेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी। तो पहले हमने सेकंड में ही रख दिया। इक्वेशन सेकंड क्या है? इक्वेशन सेकंड आपका है a इक्वल टू सी। तो जहां पे c है, c की जगह हम कितना रखेंगे 1, तो क्या हो जाएगा a इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देखिए a पता हो गया, c पता हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है यहाँ पे वैल्यू c इक्वल टू 1 फिर से हम किस में रखेंगे? इक्वेशन 4 में। तो अगेन पुटिंग c इक्वल 1 इन इक्वेशन फोर्थ, है ना, फोर्थ में पुट करेंगे। तो फोर्थ में रखेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? b की। और जैसे b की वैल्यू आएगी, b की वैल्यू उठा करके थर्ड में रख देंगे, d की भी वैल्यू आ जाएगी। तो फोर्थ इक्वेशन क्या है? फोर्थ इक्वेशन आपका है b इक्वल टू 2c। अब देखिएगा यहाँ पे हम करेंगे b इक्वल टू c की वैल्यू कितना रखना है? 1। b इक्वल टू 2 इंटू c की वैल्यू 1, तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 1 जा 2, b की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। तो हम c हमने पता कर लिया, इस c को हमने सपोज किया था, a भी हो गया पता और b भी हो गया। अब बच कौन रहा है? d। तो d के लिए क्या करेंगे? अब b की वैल्यू आ गई है, b की वैल्यू उठा करके आप इक्वेशन थर्ड में पुट कर दीजिए, तो आपको क्या होगा? d की वैल्यू भी आ जाएगी। तो ऑन पुटिंग यहीं पे हम लिख देते हैं, ऑन पुटिंग b इक्वल टू 2 इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड क्या है? देखिएगा इक्वेशन थर्ड आपका है b इक्वल टू d। तो b की वैल्यू कितना रखेंगे? 2। यहाँ पे है ना b की वैल्यू 2 आया, 2 रख दीजिए। तो यहाँ पे रखेंगे 2 इक्वल टू d, d था तो d की भी वैल्यू आ गई, d इक्वल टू 2 आ गया। अब यही जो a b c d की वैल्यू आई है, उन सब वैल्यू को हम किस में पुट करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट में। तो चलिए अब यहाँ लास्ट स्टेप है, इसको यहाँ कर देते हैं और जैसे ही हम पुट करेंगे वैसे ही इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। तो ऑन पुटिंग वैल्यूज ऑफ a b c d इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट आपका यहाँ है, उसको लिख लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट का क्या था? इक्वेशन फर्स्ट ये है ना, a zn प्लस b ऑफ AgNO3, एरो लगाएंगे। इधर साइड क्या है आपका? C ऑफ ZnNO3 का होल ट्वाइस, और लास्ट में क्या है? लास्ट में आपका है DAG। अब वैल्यू पुट करिए, आराम से इक्वेशन बैलेंस होगा। जहां पे a की वैल्यू कितनी आई है? a की वैल्यू 1 आई है, यहाँ जहां a है वहां रखेंगे 1 Zn, है ना, 1 रखिए, आपका ये माना जाएगा 1 है तो Zn हो गया। इसके बाद ये आप रख भी सकते हैं, यहाँ लिख दीजिए 1 Zn। और b की वैल्यू 2 आई है, तो जहां पे b है वहां रखेंगे हम 2 और क्या लिखेंगे? AgNO3। अब इसके बाद इस साइड आप आ जाइए, c की वैल्यू हमने 1 मान ही रखा था, स्टार्टिंग में c को 1 मान रखा है, तो c की वैल्यू कितना रखेंगे? 1 ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस d की वैल्यू कितनी आई? d की वैल्यू 2 आई है, तो यहाँ पे जहां पे d है वहां रखेंगे हम 2 और क्या लिख देंगे? Ag। अब ये इक्वेशन पूरी तरीके से बैलेंस हो चुका है, चाहे तो आप चेक भी कर सकते हैं। तो चलिए चेक करके हम आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे Zn अगर देखेंगे रिएक्टेंट में, यहाँ पे रिएक्टेंट में Zn कितना है? 1 है, 1 Zn है।
तो Zn बैलेंस है, Zn 1 है, और प्रोडक्ट में देखिए Zn यहाँ पे भी 1 है, Zn 1 है, तो दोनों तरफ Zn क्या हो गया, बैलेंस हो गया। सिल्वर देखिए यहाँ लिखा है 2Ag, 2Ag, तो सिल्वर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी कितना है, सिल्वर आपका 2 है, सिल्वर बैलेंस है। अब देखिए नाइट्रोजन, यहाँ पे आपका नाइट्रोजन 2n है, नाइट्रोजन कितने एटम है, 2 एटम है, और यहाँ पे भी आप देखिए यहाँ पे भी 2 एटम है। ऑक्सीजन 3 2 जा 6, और यहाँ भी कितने हैं, 3 2 जा 6, बैलेंस हो गया। अब पूरी तरीके से आपका इक्वेशन क्या है, बैलेंस है। आप ऐसे कोई भी आपका कॉम्प्लेक्स इक्वेशन हो, आप उसको इजीली बैलेंस कर सकते हैं। और एक चीज और, अगर हम ये बताना चाहेंगे ये किस टाइप का केमिकल इक्वेशन है, कभी कभी पूछ देता है कि टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन क्या होगा, तो आप देखिए जिंक ने क्या किया, अभी स्टार्ट में आप देख रहे होंगे तो NO3 के साथ कौन था, Ag था, लेकिन यहाँ पे अभी क्या है, NO3 के साथ कौन अटैच हुआ है, जिंक। मीन्स जिंक ने क्या किया, जिंक ने यहाँ से Ag को डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया, तो हटने के बाद Ag बाहर हो गया, और इसके बाद यहाँ पे जिंक आ गया, तो जिंक ने डिस्प्लेस किया, इसलिए इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अगर मान लीजिए टाइप ऑफ रिएक्शन आपसे पूछा हो क्वेश्चन में, टाइप ऑफ रिएक्शन, तो आप इसको बता देंगे कि ये आपका है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसा रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी आपको केमिकल इक्वेशन गिवन हो, आप उसको इजीली बैलेंस करते हैं, कर सकेंगे, और करिए भी। और वीडियो को देखने के बाद आप जो है अंत में मुझे जरूर बताइए कमेंट करके कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो थैंक्स लॉट ऑफ टू ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस।